ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म जीन थेरेपी? तो कहते हैं कि कोई भी पर्सन जो है, ठीक है, उसमें किसी भी तरह की कोई हेरिडिटरी डिजीज हो सकती है, कुछ हेरिडिटरी डिफेक्ट हो सकते हैं कि बाय बर्थ ही किसी पर्सन का जब बर्थ हुआ है उसके अंदर सर्टेन जीन्स जो हैं वो डिफेक्टिव जीन्स पाए जाते हैं, ठीक है, या फिर वो कहते हैं कि जीन्स जो हैं वो सेल डिवीजन के प्रोसेस के दौरान कुछ जीन्स जो हैं वो डिलीट हो गए हैं सपोज करिए, पर वो जीन्स जो हैं वो आपकी बॉडी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करते थे, ठीक है। तो उस केस में जब आपका बाय बर्थ आपके अंदर कोई इनबॉर्न जेनेटिक डिसऑर्डर देखा जाता है, आपके कुछ जीन्स जो हैं वो डिफेक्टिव हैं, या फिर वो कहता है कि सर्टेन जीन्स बिल्कुल डिलीट ही हो चुके हैं पर वो जरूरी थे बॉडी में कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए, तो उस केस में हम एक प्रोसीजर जो है उसको अडॉप्ट करते हैं एंड दैट प्रोसीजर इज नोन एज जीन थेरेपी। ठीक है बेटे, तो जनरली कोशिश ये की जाती है कि जब भी जीन थेरेपी करनी पड़े तो वो ज्यादा एफिशिएंट तभी होती है अगर उसको कौन सी स्टेज पे किया जाता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज पे किया जाता है या फिर अर्ली जो चाइल्डहुड एज है उसके अंदर जो है जीन थेरेपी की जाए तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होती है, ठीक है। लेटर स्टेजेस में आपको पता है सेल मैचुरेशन बढ़ता है, तो उस केस में वो कहते हैं कि जीन थेरेपी जो है वो उतनी ज्यादा एप्लीकेबल नहीं हो पाती जितनी कि वो अर्ली स्टेजेस में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में या चाइल्डहुड स्टेज में हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने जीन थेरेपी की डेफिनेशन दी हुई है। जीन थेरेपी जो है उसके अंदर कहते हैं कि एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है ये फॉर करेक्टिंग द डिफेक्टिव जीन्स, ठीक है। बॉडी में जो भी डिफेक्टिव जीन्स है उनको इसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कोई भी जीन्स आपकी बॉडी में कोई ना कोई फंक्शन तो कर ही रहे थे, तो अगर कहते हैं कि आपका जीन डिफेक्टिव होगा इसका मतलब आपकी बॉडी में क्या होगा, कोई ना कोई डिजीज कंडीशन डेवलप हो सकती है, तो इस केस में कहते हैं कि जीन थेरेपी की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। फिर देखिए द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द जीन थेरेपी इन्वॉल्व्स इंसर्टिंग अ नॉर्मल जीन टू रिप्लेस एन एबनॉर्मल जीन, ठीक है। प्रोसीजर क्या कहता है कि जीन थेरेपी में हमेशा आर्टिफिशियल तरीके से एक नॉर्मल जीन जो है उसको बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है और वो नॉर्मल जीन जो है वो क्या करता है, बॉडी के अंदर कोई भी डिफेक्टिव जीन है या फिर एबनॉर्मल जीन जो है उसको वो क्या करता है, रिप्लेस करता है और उसकी जगह खुद फंक्शन करना शुरू करते हैं ताकि बॉडी में जो भी डिसऑर्डर या डिजीज हुई है उसको रिकवर किया जा सके, ठीक है। तो इस तरीके से कहते हैं कि और भी कई सारी अप्रोचेस जो है उसको यूज किया जाता है यहाँ पर। देखो रिप्लेसिंग अ म्यूटेटेड जीन दैट कॉज डिजीज विद अ हेल्दी कॉपी ऑफ द जीन, मान लो म्यूटेशन की वजह से कोई जीन जो है वो अपनी फंक्शनिंग प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहा, ठीक है, अब नॉर्मल फंक्शनिंग शो कर रहा है, तो उस केस में भी एक हेल्दी जीन देकर उस म्यूटेटेड जीन जो है उसकी फंक्शनिंग जो है उसको रिप्लेस किया जा सकता है, ठीक है। इनएक्टिवेटिंग और नॉकिंग आउट अ म्यूटेटेड जीन दैट इज फंक्शनली इम्प्रॉपर, ठीक है। कुछ ऐसे कहते हैं कि म्यूटेटेड जीन है, ठीक है, जो बॉडी के अंदर जो है म्यूटेशन की वजह से आप कुछ नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं पर उससे बॉडी को नुकसान हो रहा है, तो उस केस में कहते हैं कि एक नॉर्मल जीन जो है उसको बॉडी में इंसर्ट किया जाता है ताकि वो म्यूटेटेड जीन जो है उसको वहां से नॉकआउट किया जा सके और उसकी जगह पर हमारा जो नॉर्मल जीन है वो फंक्शन कर सके, ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू जीन इनटू द बॉडी टू हेल्प टू फाइट अगेंस्ट एनी डिजीज, ठीक है, किसी जीन की वजह से, किसी जीन की माल फंक्शनिंग की वजह से बॉडी में कोई हार्मफुल डिजीज अपीयर हुई है तो उस डिजीज को खत्म करने के लिए एक नई कॉपी जो है जीन की बॉडी में इंसर्ट की जाएगी जीन थेरेपी से, और वो जीन जो है वो म्यूटेटेड जीन जो है उसकी फंक्शनिंग को मास्क कर देगा, ठीक है, उसके ऊपर बैठ जाएगा जाकर और खुद फंक्शन करने लगेगा, ठीक उसी तरीके से जैसे आपको इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के बारे में बताया गया था, उसी तरह से यहाँ पे किसी भी डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिर से डेफिनेशन, इट इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड दैट अलाउज करेक्शन ऑफ ए जीन डिफेक्ट दैट हैज बीन डायग्नोस्ड इन अ चाइल्ड ऑन एन एम्ब्रियो, ठीक है। तो कहता है कि किसी भी तरह का कोई जेनेटिक डिफेक्ट या जेनेटिक डिसऑर्डर जो बाय बर्थ ही चाइल्ड के अंदर मौजूद है उसका डायग्नोसिस करने के लिए जो है ये टेक्निक यूज की जाती है और ज्यादातर ये टेक्निक जो है उसको एम्ब्रियोनिक स्टेज पे यूज किया जाता है, ठीक है। जीन्स आर इंसर्टेड इनटू पर्सन सेल्स एंड टिश्यूज टू ट्रीट अ डिजीज, तो आर्टिफिशियल तरीके से तैयार किए हुए जो जीन्स है उसे पेशेंट की बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है उसके सेल्स में या टिश्यूज में और उससे पर्टिकुलर डिजीज जो है उसको ओवरकम किया जाता है, ठीक है बेटे। करेक्शन ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट इन्वॉल्व्स डिलीवरी ऑफ ए नॉर्मल जीन इनटू एन इंडिविजुअल और एम्ब्रियो टू टेक ओवर द फंक्शन एंड कंपेंसेट फॉर द नॉन फंक्शनल जीन, ठीक है। तो आर्टिफिशियल तरीके से इन विट्रो कंडीशंस में जो जीन तैयार किए गए हैं उसको बॉडी के अंदर इंसर्ट करने का हमारा यहाँ पे एक ही मकसद है कि बॉडी में जो अब नॉर्मल तरीके से फंक्शन कर रहा है जीन
जो नॉन फंक्शनल जीन है उसकी फंक्शनिंग जो है उसको खत्म करके हमारा जो डिजायर्ड जीन है वो अपना फंक्शन कर सके। ठीक है बेटे, आप बुक के अकॉर्डिंग हम आ गए इस टॉपिक पे। तो कहते हैं कि फर्स्ट टाइम जो है जीन थेरेपी जो है इन द ईयर 1990 की गई थी, और किसके अंदर की थी, 4 year old गर्ल के अंदर की गई थी, और दैट गर्ल इज सफरिंग फ्रॉम अ डेफिशिएंसी एंड दैट इज द एडिनोसाइन डी अमाइनेज डेफिशिएंसी, या जिसको हम कहते हैं एडीए डेफिशिएंसी। ठीक है, तो एडिनोसाइन डी अमाइनेज यहाँ पे एक एंजाइम का नाम है, और ये एंजाइम जो है वो आपके इम्यून सिस्टम के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इस गर्ल के अंदर जो है ये पर्टिकुलर जीन जो इस एंजाइम को बनाता है एडिनोसाइन डी अमाइनेज को, उसका फंक्शनिंग जो है यहाँ पे प्रॉपर नहीं चल रही थी, यहाँ वो जीन जो है वो डिलीट हो गया था। तो उस केस में वो कहते हैं कि एंजाइम जो है, ठीक है, उसकी फंक्शनिंग जो है उसको रिकवर करने के लिए या फिर नया जीन जो है उसके अंदर इंसर्ट किया गया जिससे कि ये एंजाइम फिर से प्रोड्यूस हो सके, बिकॉज इट इज अ क्रूशियल एंजाइम फॉर द इम्यून सिस्टम टू वर्क। ठीक है, तो उसमें उसने बताया है कि एट दैट टाइम द डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू डिलीशन ऑफ द जीन फॉर एडिनोसाइन डी अमाइनेज। ठीक है, तो उस लड़की के अंदर जो जीन था एडिनोसाइन डी अमाइनेज से रिलेटेड वो डिलीट हो गया था, और उसके अंदर जो है इस तरह से इम्यून सिस्टम जो है उसको कंट्रोल करने में या इम्यून सिस्टम की सक्सेसफुल वर्किंग के अंदर प्रॉब्लम आ रही थी। तो कहते हैं ये दो तरीके हैं एडीए डेफिशिएंसी जो है उसको रिकवर करने के। ठीक है बेटे, एक तो उसके अंदर बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, और दूसरा जो है उसे एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं। देखो नेम से ही पता लग रहा है, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है उसमें हम आर्टिफिशियल तरीके से तैयार किए हुए जो एंजाइम है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सर्टेन वेक्टर, आप उसको क्या करेंगे, पेशेंट के बॉडी सेल्स के अंदर डाल देंगे, और जो आपने नया एंजाइम तैयार किया हुआ है वो उसकी बॉडी में जाके फंक्शन करने लगेगा। ठीक है बेटे, बोन मैरो के बारे में आप जानते हैं कि बोन मैरो जो है इट इज नोन एज द मदर ऑफ सेल्स। तो फिर चाइल्डहुड एज के अंदर आपका बोन मैरो जो है वो काफी बड़ा साइज रखता है और काफी ज्यादा एक्टिव होता है। तो उस केस में वो कहते हैं कि बोन मैरो के कुछ इंसर्ट्स यहाँ से लिए जाते हैं, और उसको अगर पेशेंट के अंदर इंसर्ट कर दिया जाए तो उस केस में जो भी डिलीटेड जीन है, ठीक है, उसकी जगह पे न्यू जीन जो है बोन मैरो का जो इंसर्ट है वो बॉडी में प्रोड्यूस कर सकता है, और इस तरह से उसको क्योर किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरीके उसने बताए हैं वो आपने याद रखने, या तो आप बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करेंगे या फिर एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है उसको यूज करेंगे। ठीक है बेटे, आप देखो आगे उसने लिखा है इन विच फंक्शनल एडीए इज गिवन टू द पेशेंट बाय इंजेक्शन। ठीक है, और दोनों ही केसेस के अंदर जो भी आप कर रहे हैं, चाहे आप बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं, तो उसमें भी जो इंसर्ट होगा वो ऐसा इंसर्ट होगा जिसमें एडिनोसाइन अमाइनेज जो एंजाइम है, ठीक है, उससे रिलेटेड जीन इंसर्ट की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। और अगर आप एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी भी अपना रहे हैं तो उस केस में भी वो कहता है कि आप इंजेक्शन के जरिए पेशेंट की बॉडी में जो भी इंसर्ट करेंगे उसमें आपका एडीए एंजाइम प्रेजेंट होगा। पर दोनों अप्रोचेस जो इनकी एक डिसएडवांटेज है कि 100% ये अप्रोचेस जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर जो है उसको क्योर नहीं करती। ठीक है, तो बार बार जो है इस तरह की थेरेपी करनी पड़ती है क्योंकि ये एक परमानेंट क्योर नहीं है। देखो करते कैसे हैं थेरेपी, तो सबसे पहले वो कहता है कि हम कोई भी पेशेंट जिसके अंदर कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर होता है उसके ब्लड सैंपल्स ले लेते हैं, और उस ब्लड में कौन से सेल्स होते हैं, उसके लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं। ठीक है बेटे, लिम्फोसाइट्स जो है उसे हम कौन से सेल्स के नेम से जानते हैं, हाँ जी, ठीक है बेटे, लिम्फोसाइट सेल्स ले लेने हैं ब्लड में से, और उसके बाद जो लिम्फोसाइट सेल्स हैं उनका आपने क्या करना है, कल्चर मीडियम पे कल्चर कर लेना है। तो जब आपके पास काफी सारे लिम्फोसाइट सेल्स जो है उनकी ग्रोथ हो जाएगी तो आपने क्या करना है, आर्टिफिशियल तरीके से आपने क्या बनाया हुआ है, एडीए सीडीएनए बनाया हुआ है विद द हेल्प ऑफ ए रेट्रोवायरस वेक्टर। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल तरीके से जो आपने एडीए सीडीएनए बनाया हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, इसको आप लिम्फोसाइट सेल्स के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, और फिर इस तरह से तैयार किए हुए जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स हैं उसको इंजेक्शन की हेल्प से फिर से पेशेंट के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, पर वो कहते हैं कि जितने लिम्फोसाइट्स जो है उसको आपने यहाँ पे जो है एडीए सीडीएनए से इंजीनियर्ड किया है वो तो चलो ठीक है, पर ऐसा तो नहीं है ना थ्रू आउट द लाइफ वो लिम्फोसाइट जो है वो जो भी चाइल्ड है या पेशेंट है उसकी बॉडी में हमेशा बने रहेंगे, क्योंकि हर एक सेल जो है उसका एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन है और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो क्योंकि सेल्स इमॉर्टल नहीं यहाँ पर नहीं होते, तो इसलिए वो कहते हैं कि बार बार इस तरह का जो पेशेंट होता है
उसके अंदर आपको अगेन एंड अगेन लिम्फोसाइट सेल्स आइसोलेट करने पड़ते हैं टाइम इंटरवल के बाद, और फिर से आपको जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स तैयार करने पड़ते हैं, और उसके बाद पेशेंट के अंदर उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। तो ये एक ऐसा मेथड है जो कुछ कुछ इंटरवल के बाद अगेन एंड अगेन रिपीट करना पड़ता है। ठीक है बेटे, अब यहाँ पे देखो, इफ द जीन आइसोलेटेड फ्रॉम द मैरो सेल्स प्रोड्यूसिंग एडीए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सेल at an early embryonic stage, then it could be act as a permanent cure. तो कहते हैं कि अगर जो है जो भी चाइल्ड है उसके एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही हम उसमें बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन कर देते हैं, तो उस केस में वो कहता है कि ये एक परमानेंट क्योर हो सकती है। और अगर टाइम ज्यादा हो गया है उस केस में बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन जो है वो भी कोई ज्यादा एफिशिएंट टेक्निक साबित नहीं होगी। और दूसरी टेक्निक तो आपको पता ही है कि बार बार करनी पड़नी है, एंजाइम रिप्लेसमेंट वाली, क्योंकि अगेन एंड अगेन आप लिम्फोसाइट्स लेंगे, उनको फिर से इंजीनियर करेंगे, उसमें cDNA डालेंगे, और उसके बाद फिर आप उसको बॉडी के अंदर इंसर्ट करेंगे, और कुछ टाइम के लिए वो ट्रीटमेंट होगा, फिर से आपको करना पड़ेगा। ठीक है बेटे, यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों को? हाँ जी, yes, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बस बेटे आपने ये याद रखना है कि फर्स्ट टाइम जो है 4 ईयर ओल्ड गर्ल के अंदर ये किया गया था। ठीक है, और किस चीज से रिलेटेड एफिशिएंसी थी उसमें? एडीए एंजाइम से रिलेटेड एफिशिएंसी थी, और एडीए एंजाइम उसके अंदर उसकी बॉडी में डिलीट हो चुका था, और एडीए एंजाइम जो है वो इम्यून सिस्टम से की वर्किंग से रिलेटेड था। किया क्या साइंटिस्ट ने? 2 मेथड थे उनके पास, एक बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन और एक एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक है, बोन मैरो के ट्रांसप्लांटेशन जो है वो तब एफिशिएंट हो सकता है अगर उसे अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पे किया जाता है। उस केस में सक्सेसफुली बोन मैरो जो है वो जो भी डिलीटेड जीन है उसको फिर से रिकवर कर सकती है। ठीक है, पर अगर वो कहता है कि हम दूसरी बात करें एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी की, तो उस केस में हम क्या करते हैं, पेशेंट की जो बॉडी है उसमें से लिम्फोसाइट सेल्स जो है उनको आप क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, और ये लिम्फोसाइट सेल्स को इन विट्रो कंडीशंस में आप कल्चर करते हैं, और कल्चर करने के बाद आप उसमें क्या ऐड कर देते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से तैयार किया हुआ एडीए cDNA। ठीक है, सी यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए वर्ड के लिए आता है, तो उसको आप उसके अंदर इंसर्ट करके ऐसे जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो आपके सेल्स हैं लिम्फोसाइट्स, उसको फिर से पेशेंट की बॉडी में डालते हैं। और आपको पता है कि लिम्फोसाइट्स एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक ही रहेंगे, तो इसलिए अगर 1 महीने तक वो जिंदा रहते हैं या जितना भी उनका टाइम है, उसके बाद आपको अगली बार फिर से नए लिम्फोसाइट्स आइसोलेट करने पड़ेंगे, फिर से उन्हें तैयार करना पड़ेगा। तो थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ द पर्टिकुलर पेशेंट अगेन एंड अगेन उसमें लिम्फोसाइट्स का इन्फ्यूजन करना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक लेंथी प्रोसीजर है, फिर भी 100% क्योर नहीं होता। अगर किसी पेशेंट में जल्दी ये डिजीज पता लग जाती है और उसके एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही अगर उसके अंदर जो है इस तरह का ट्रांसप्लांटेशन बोन मैरो वाला कर दिया जाए, तो उस केस में बोन मैरो के इंसर्ट है वो डिलीटेड जीन जो है उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं और डिजीज को परमानेंटली क्योर किया जा सकता है। ठीक है बेटे, बस इतना सही है केस स्टडी। उसके बाद हम अगले टॉपिक पे आ गए हैं, एंड अवर नेक्स्ट टॉपिक इज मॉलिक्यूलर डायगोनासिस। देखो नेम से ही पता लग रहा है, मॉलिक्यूलर डायगोनासिस मींस हमने यहाँ पर जो है, ठीक है, ऐसे डिजीजेस जो है उनका डायगोनासिस करना है, ऐसे डिजीजेस जो है उनको आइडेंटिफाई करना है जो जेनेटिक मटेरियल से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको पता है जेनेटिक मटेरियल मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर कौन सा है? डीएनए है। ठीक है, तो व्हाट इज मॉलिक्यूलर डायगोनासिस? इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग डिजीजेस बाय स्टडिंग मॉलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन्स, डीएनएज, आरएनएज इन अ टिश्यू और अ फ्लूइड दैट इज कलेक्टेड फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, हम क्या करते हैं, किसी भी पेशेंट जो है उसकी बॉडी में से या तो उसका जेनेटिक मटेरियल जो है डीएनए, आरएनए, ठीक है, या फिर उनसे एसोसिएटेड प्रोटीन्स, उनको भी स्टडी करते हैं, या फिर बॉडी फ्लूइड जो है वो लेते हैं, बिकॉज उसमें ये सारी चीजें खुद ही होंगी। और ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है जिससे हम डिजीजेस का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, इसको हम मॉलिक्यूलर डायगोनासिस कहते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर डायगोनासिस जो है उसकी हेल्प से वो कहते हैं कि क्या क्या हमें फायदे हुए हैं। तो एडवांसेस इन डिटेक्शन, मॉनिटरिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ द मॉलिक्यूलर कॉजेज ऑफ डिजीज। ठीक है, कोई भी डिजीज जो है उसका क्या जेनेटिक बेस है। ठीक है, एक तो उस डिजीज को आप एडवांस में डिटेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि कई ऐसी पैथोजन होते हैं जो जब भी डिजीज कॉज करते हैं ना बॉडी में, तो उनके सिम्टम जल्दी नहीं आते सामने। जैसे मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए किसी पेशेंट को एड्स हो रखा है, तो एक तो पेशेंट ऐसा होगा जिसका इम्यून सिस्टम काफी वीक है, उसके अंदर तो 10-12 दिन में ही एड्स के सिम्टम नजर आने लग जाएंगे।
ठीक है। पर अगर किसी पर्सन जो है वो हेल्दी पर्सन है, उसका इम्यून सिस्टम काफी स्ट्रांग है, तो उस केस में वो कहते हैं कि कुछ महीनों तक वो हिडन रह सकता है पर्सन। ठीक है, उसमें वो सिम्टम्स नजर नहीं आएंगे जो एड्स वायरस की वजह से बॉडी में आने चाहिए थे। तो अब क्या करें? ठीक है, कैसे पता लगाएं? अगर हमें पता लगाने में देर हो जाती है तो उस केस में HIV वायरस जो है वो पूरे तरीके से उसकी बॉडी में फैल जाएगा। तो इसलिए वो कहता है कि मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस एक ऐसा मेथड है जिससे हम ऐसी डिजीजेस जो कि छिपी रहती हैं, जिनके सिम्टम छिपे रहते हैं, उनको अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। और जितनी जल्दी हम उन्हें डिटेक्ट करेंगे उतनी जल्दी ही उनकी मॉनिटरिंग की जा सकेगी और उतनी ही जल्दी उन डिजीजेस का हम ट्रीटमेंट कर सकेंगे। ठीक है बेटे। तो जब भी हम कहते हैं कि डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको क्या कहता है हमेशा कि ब्लड सैंपल का टेस्ट करवा लो जी, अब आप यूरिन सैंपल टेस्ट करवा लो। ठीक है, तो कहते हैं कि कई बार कुछ ऐसे पैथोजेंस हैं जिनके सिम्टम आपको यूरिन में या ब्लड में नजर ही नहीं आते, बस स्टिल आपको वो डिजीज हो रखी होती है। तो उस केस में मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस जो प्रोसेसेस हैं उसके अंदर हमारे पास ऐसी ऐसी टेक्निक्स मौजूद हैं जिसकी हेल्प से हम जल्दी से जल्दी डिजीज को डिटेक्ट करके उसकी पूरी प्रोसेसिंग कर सकते हैं। ठीक है, और डायग्नोस्टिक मेथड्स जो उनका इस्तेमाल करके जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट कर सकते हैं उस डिजीज का, पेशेंट को बचाया जा सकता है। ठीक है बेटे। तो उसमें सेकंड पॉइंट देखो, यूज ऑफ बायोमार्कर्स टू गाइड ड्रग डेवलपमेंट एंड टारगेट मेडिसिन टुवर्ड्स स्पेसिफिक पॉपुलेशंस। ठीक है, तो कहते हैं कि ये एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी आइडेंटिफिकेशन टेक्निक है जिसकी हेल्प से जब हमें डिजीज के बारे में पता लग गया कि ये वाला पैथोजन जो है उसने बॉडी में ये डिजीज की हुई है, बेशक हमें सिम्टम नहीं पता लगे हैं, ठीक है, पर हमें ये पता लग गया कि किस पैथोजन का जेनेटिक मटेरियल है, तो उससे रिलेटेड हम क्या कर सकते हैं, ड्रग जो है उसकी खोज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर ड्रग हमारे पास पहले से ही मैन्युफैक्चर्ड है तो हम उस ड्रग का इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं, या फिर न्यू ड्रग जो है उसको बनाने के लिए हमें यहाँ पे फॉर्मूलाज मिल सकते हैं पैथोजन को स्टडी करने के बाद। ठीक है, फिर उसके बाद मोड ऑफ एक्शन क्या होगा उस ड्रग या मेडिसिन का, वो सारी चीजें जो है उसका हम टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कोई ऐसा पैथोजन हो, जैसे अभी मॉडर्न टाइम की हम बात करते हैं, हमारे पास एक ऐसा पैथोजन है, ठीक है, जिसके ऊपर काफी सारे ड्रग्स के टेस्ट किए जा रहे हैं पर वो एफिशिएंट नहीं हो रहे, तो इसीलिए कोई भी ये दावा नहीं कर रहा कि हाँ हमने कोविड जो है उसका क्या किया, इलाज ढूंढ लिया है। ठीक है बेटे। तो कहते हैं कि कोई भी ऐसा पैथोजन हो सकता है जो किसी जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो पर हमारे पास उसका ड्रग ना हो, तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस एक ऐसा मेथड है जिससे हम उसके जेनेटिक मटेरियल को स्टडी कर सकते हैं, उससे हमें उसके मोड ऑफ एक्शन का पता लग जाएगा, और जब हमें उसे मोड ऑफ एक्शन का पता लग जाएगा तो हम एक नया ड्रग जो है उसको डेवलप करने में हमें मदद मिल सकती है, और साथ साथ वो पर्टिकुलर ड्रग जो हमने डेवलप किया है, ठीक है, किस तरीके से जो है पर्टिकुलर पॉपुलेशन जो है पेशेंट्स की उसके ऊपर कैसे वो एक्ट करेगा, ये सारी चीजें हम बाय हैंड जो है वो स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारी बुक के अकॉर्डिंग हमें कितना बताया हुआ है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो कहता है कि किसी भी डिजीज जो है उसकी इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले उस डिजीज का आइडेंटिफिकेशन होना जो है वो जरूरी होता है। ठीक है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि हमें ये डिजीज है, तो कहते हैं कि डॉक्टर जो है वो सबसे पहले आइडेंटिफाई आपसे कुछ सुनता है, आपकी हिस्ट्री सुनता है कि आपको कैसे महसूस हो रहा है, और उसके बाद वो आपकी डिजीज जो है उसका पता लगाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो कहते हैं कि कोई भी डिजीज जो है वो हम तभी ट्रीट करेंगे जब हम उसका क्या कर लेंगे, आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे, और आइडेंटिफिकेशन के बाद जब हमें पता लग गया सो एंड सो डिजीज हमें हुई है, तो उसके बाद वो कहते हैं कि उसकी पर्टिकुलर पैथोजन जो है, ठीक है, उसके बारे में डिटेल में हम तभी पता लगा पाएंगे, उसकी एंटायर पैथोलॉजी हमें तभी पता लगेगी जब अर्ली डिटेक्शन होगा। तो पुराने हमारे जो मेथड हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया सीरम टेस्ट करवा रहे हैं या यूरिन एनालिसिस करवा रहे हैं, वो कई बार एफिशिएंट नहीं होते, तो उस केस में हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है उससे हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के कई सारे टूल्स हैं, उसमें मैंने आपको बताया था पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर, एक ऐसी मशीन है जिसकी हेल्प से हम कोई भी जेनेटिक मटेरियल जो है उसका क्या कर सकते हैं, एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है बेटे, आप बॉडी में पैथोजन एंटर करके अब पैथोजन जो है उसका जेनेटिक मटेरियल आपकी बॉडी के अंदर मौजूद है, ठीक है, उसको स्टडी करना जो है हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो हम पीसीआर मशीन से उस जेनेटिक मटेरियल का एम्प्लीफिकेशन करके उसको थॉरली स्टडी कर सकते हैं, और इस तरीके से जो है हम आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए। दूसरा कहते हैं कि देयर इज वन मोर एफिशिएंट टेक्निक दैट इज अवेलेबल टू अस एंड दैट इज नोन एज एलिजा टेक्निक। ठीक है, तो एलिजा वर्ड आपने अक्सर सुना हुआ है, एड्स के टेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए, कैंसर जो है उसके सेल्स को डिटेक्ट करने के लिए एलिजा टेक्निक जो है उसको यूज किया जाता है। इट इज एन एंजाइम लिंक्ड अमाइनो सॉर्बेंट एसे। ठीक है, क्या कहती है
ये कहती है कि हर एक डिजीज का एक पर्टिकुलर एंटीजन होता है। जब भी कोई आपकी बॉडी के अंदर डिजीज होती है, उसका जो एंटीजन होता है ना, वो उसी डिजीज का खास एंटीजन होता है, और उस खास एंटीजन के खिलाफ आपकी बॉडी में खास तरह की एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है। तो देखो साइंटिस्ट जो है ना, उनको पहले से ही पता है कि कौन सा एंटीजन जो है वो किस डिजीज से रिलेटेड है, उनके पास रेफरेंस मौजूद है। तो जब भी वो किसी पेशेंट जो है उसकी बॉडी जो है उसमें से कुछ सैंपल्स लेते हैं, और उन्हें पता लग जाता है कि ये एक हेल्दी पर्सन था, पर अचानक से इसकी बॉडी के अंदर इन एंटीजन्स और एंटीबॉडीज की कंसेंट्रेशन बढ़ गई है, मिलियंस में ट्रिलियंस में हो गई है, तो उनको पता लग जाता है कि ये पेशेंट जो है उसको ये डिजीज हो सकती है। ठीक है, तो एंटीजन और एंटीबॉडीज का आपस में जो इंटरेक्शन है वही प्रिंसिपल है एलिजा टेक्निक का। ठीक है बेटे, अब यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूलर टेक्निक्स जो उसको उसने डिस्कस किया है। सबसे पहले उसने पीसीआर के बारे में आपको बताया हुआ है कि प्रेजेंस ऑफ ए पैथोजन में बी एनी काइंड ऑफ पैथोजन, इट मे बी बैक्टीरिया, इट मे बी वायरस। ठीक है, तो कहते हैं कि कोई भी वायरस है या बैक्टीरिया जो है जब पैथोजन की तरह बिहेव करता है तो आपकी बॉडी के अंदर वो डिजीज करेगा, और उस डिजीज के सिम्टम्स जो हैं वो आपकी बॉडी में अपीयर होंगे। पर सपोज करिए कि वो सिम्टम आपकी बॉडी में जल्दी अपीयर नहीं होते। ठीक है, जब तक वो सिम्टम आपकी बॉडी के अंदर अपीयर होते हैं तब तक उस पैथोजन की कंसेंट्रेशन आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो हम वेट नहीं कर सकते सिम्टम्स के अपीयर होने की, क्योंकि जो पेशेंट आपके पास पहुंचा है, डॉक्टर के पास पहुंचा है, वो तो बता रहा है कि आई एम सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज। ठीक है, डॉक्टर नहीं पता लगा पा रहा पैथोजन का, तो वो उसकी प्रॉब्लम है, पर जो पर्सन है उसको तो पता है ना कि मुझे बीमारी है। ठीक है, तो उस केस में वो कहता है कि हमारे पास एक एफिशिएंट टेक्निक है जिसको हम पीसीआर कहते हैं। हम क्या करते हैं, उस पेशेंट की बॉडी में से, ठीक है, लो कंसेंट्रेशन में उस वायरस या बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल जो है उसको आइसोलेट कर लेते हैं, और उसके जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं उसका लेटर ऑन पीसीआर मशीन की हेल्प से क्या करते हैं, एम्प्लीफिकेशन करते हैं। ठीक है बेटे, एम्प्लीफिकेशन करने के बाद हम उसके जो जीन्स हैं उसको थॉरली स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, और कौन से जीन से कौन सा उसकी बॉडी के अंदर प्रोटीन बनता है इन्फेक्शन के दौरान, वो हमें पता लग जाएगा। और इस तरीके से हम धीरे धीरे पता लगा लेंगे कि पर्टिकुलर पैथोजन अगर ये वाला डिजायर्ड प्रोटीन बनाता है तो इसका मतलब ये वाला पैथोजन हो सकता है। तो हमें मालूम चल जाएगा कि इस पर्सन में एड्स की बीमारी अपीयर होने वाली है, या फिर कैंसरस सेल्स से रिलेटेड डिजीज है। तो आज के टाइम में वो कहते हैं कि पीसीआर एक ऐसा मेथड है जिससे हम जो हिडन एड्स पेशेंट्स हैं उनके अंदर एचआईवी वायरस जो है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं उसके जेनेटिक मटेरियल का एम्प्लीफिकेशन करके। ठीक है बेटे, दूसरी तरफ हम कैंसर पेशेंट्स जो होते हैं, आपको मालूम है कैंसर जो है वो किसकी वजह से होता है, म्यूटेशंस की वजह से होता है ना, जीन्स में। तो हम पीसीआर टेक्निक से जब हम जीनोम जो है उसको इनलार्ज कर लेंगे तो हमें ये भी पता लग जाएगा कि कौन कौन से जीन्स म्यूटेट हो चुके हैं, और हमें पता लग जाएगा कि म्यूटेशन कैसी म्यूटेशन है, क्या सिंगल बेस पेयर वाली म्यूटेशन है जिसे हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं, या फिर कई सारे जीन्स म्यूटेट हुए हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम पता लगा लेंगे कि पर्सन जो है उसको सो एंड सो कैंसर हो सकता है। ठीक है बेटे, तो इसलिए वो कहते हैं कि आज के टाइम में पीसीआर टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसकी हेल्प से उन डिजीजेस के केस में जहाँ पे अर्ली सिम्टम्स अराइज नहीं होते तब भी आप पैथोजन का पता लगा सकते हैं, और कैंसर जैसी बीमारी उसे प्रीलिमिनरी स्टेज पे ही यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। क्योंकि अगर आपको पता है, आपको जब भी किसी कैंसर पेशेंट्स के बारे में सुनते हैं तो आपको बोला जाता है कि अगर कैंसर जो है उसको शुरुआती दौर में ही पकड़ लिया जाए तो पेशेंट जो है उसको ट्रीट किया जा सकता है, और अगर उसमें फैल गया है कैंसर तो उस केस में पेशेंट जो है उसकी डेथ जो है वो पॉसिबल रहती है। ठीक है, तो इस टेक्निक की हेल्प से आप जल्दी से म्यूटेटेड सेल्स का पता लगा लेंगे और कैंसर का ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट कर लेंगे जिससे पेशेंट को बचाया जा सकेगा। ठीक है बेटे, ये फ्लो चार्ट मैंने वैसे ही ऐड किया है, ये आपको वैसे ही आता है। ठीक है, आप जेनेटिक इंजीनियरिंग वाले चैप्टर में इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि पीसीआर टेक्निक कैसे काम करती है, आपको बताया था। कोई भी आपके पास जो जीनोम है, ठीक है, उसका रेप्लिकेशन जो आपको पता है नॉर्मल तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन कैसे करते हैं, डीएनए के स्ट्रैंड्स ओपन होते हैं, डॉटर डीएनए बनाते हैं, यही तरीका है ना। पर यहाँ पे क्योंकि आप लेबोरेटरी के अंदर किसी जीनोम को स्टडी कर रहे हैं तो उस केस में हमारे पास जो भी डीएनए होता है उसको हम हीट देते हैं तो डीनेचुरेशन हो जाता है न्यूक्लिक एसिड्स का, और दोनों स्ट्रैंड्स ओपन हो जाते हैं। ठीक है बेटे, फिर आर्टिफिशियल तरीके से हम उसको प्राइमर्स देते हैं। तो 2 प्राइमर देखो यहाँ पे रेडीमेड तरीके से तैयार किए हुए हमने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं सॉल्यूशन में, और एंजाइम यहाँ पे खास तरह का यूज किया है जिसका नाम है टैग पॉलीमरेज, और ये टैग पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो डॉटेड डीएनए बनाने में हेल्पफुल होगा। और इस तरीके से हमारे पास जो है पर्टिकुलर जो भी आपका जीनोम है उसकी हंड्रेड्स ऑफ कॉपीज तैयार हो जाएंगी एम्प्लीफिकेशन के जरिए, आप पता लगा लेंगे। ठीक है, ये छोटी सी मशीन है जिसको हम पीसीआर मशीन कहते हैं। ठीक है, दिखने में ही छोटी है पर उसकी कीमत जो है वो करोड़ों में है। ठीक है,
तो इतनी छोटी सी मशीन अगर किसी हॉस्पिटल के पास होती है ना, तो उन्होंने एक बोर्ड लगाया होता है हॉस्पिटल के बाहर कि यहाँ पे पीसीआर टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है। सोचो कितनी छोटी है पर कितने काम की है और कितनी ज्यादा है उसकी कीमत। ठीक है बेटे। उसके बाद वो कहते हैं कि देयर इज वन एंड अदर मेथड। कुछ केसेस के अंदर वो कहता है कि हम क्या करते हैं, देखो ये मैंने उसी से रिलेटेड लिखा है कि आपके पास जो भी जेनेटिक मटेरियल है, चाहे डीएनए है, आरएनए है, या कुछ केसेस में ना प्रोटीन से रिलेटेड डिजीजेस भी हो सकती है जो डीएनए के साथ बाइंड करते हैं। याद है कौन से प्रोटीन थे? हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड डिफेक्ट भी हो सकते हैं। व्हाट काइंड ऑफ डिफेक्ट, वेदर इट इज रिलेटेड विद द डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, सभी का एनालिसिस जो है इस टेक्निक की हेल्प से किया जा सकता है। ठीक है बेटे। अब अगली टेक्निक जो है दैट इज ऑटो रेडियोग्राफी। ये शब्द आपने पहले भी सुना हुआ है, अगर आपको याद हो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में मैंने आपको इसके बारे में बताया था। ठीक है, तो उसमें वो कहता है कि कई बार किसी पेशेंट की बॉडी के अंदर, ठीक है, कोई म्यूटेटेड बेस जो है वो प्रेजेंट होता है डीएनए में, या फिर कोई मान लो दूसरा कोई एनिमल है जिसके अंदर आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो उसमें आपको लगता है कि किसी जगह पे जीन बेस पेयर के अंदर म्यूटेशन हुई है। अब हम कैसे चेक करेंगे कि उसके अंदर म्यूटेशन हुई है कि नहीं हुई है? ठीक है बेटे, तो उसके लिए वो कहता है कि जो भी आपका प्रॉब डीएनए है, देखो प्रॉब वर्ड का मतलब होता है जिसकी आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जिसके बारे में आप पता लगाना चाहते हैं कि आपका पर्टिकुलर जीन जो है या आपका पर्टिकुलर डीएनए या आरएनए जो है वो हेल्दी भी है कि नहीं। ठीक है, उस प्रॉब डीएनए की आपने यहाँ पे, ठीक है, रिएक्शन करवा देनी है किसके साथ? एक रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है बेटे, तो आपने देखो आप जब अपना डीएनए जो है उसको रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल से ट्रीट करेंगे तो यानी आपका प्रॉप डीएनए कैसा बन जाएगा? रेडियो एक्टिव बन जाएगा, रेडियो एक्टिविटी आ जाएगी उसमें। अब आपने क्या करना है, उसको एक दूसरे डीएनए के साथ मिक्स करना है जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, आपके प्रॉप डीएनए के। तो आपका प्रॉप डीएनए जो है उसको आपने ओपन फॉर्म में यहाँ पे डाला है और उसी के साथ आपने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए मिलाया है जिसके अंदर उस प्रॉप डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस प्रेजेंट है। ठीक है बेटे, अब दोनों डीएनए जो है उनके बीच में आप क्या करवाएंगे? हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे। तो आपको पता है कि पेरेंट डीएनए जो है उससे जब डॉटर डीएनए बनता होता है तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? पेरेंट डीएनए को रीड करता है और डॉटर डीएनए में वो बेसिस अटैच करता रहता है, कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस। यहीं पे यही चीज होनी है, बस एक यहाँ पे फर्क है कि आपने जो ओपन डीएनए डाला है जिसे आप प्रॉप डीएनए कह रहे हो जो रेडियो एक्टिव है, उसके साथ जो दूसरा डीएनए मिलाया है उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस उसके साथ मैच करते हैं। तो फिर क्या होगा? जो जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस होगा वो जो आपका प्रॉप डीएनए उसके साथ बाइंड करता जाएगा। पर जहां पे वो कहता है कि आपका कोई गलत बेस डीएनए में प्रेजेंट है या म्यूटेटेड बेस प्रॉप डीएनए में प्रेजेंट है, वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए की बाइंडिंग नहीं हो सकेगी। ठीक है, तो वो जगह क्या हो जाएगी? खाली रह जाएगी। बाकी सारी जगह पे कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस बाइंड कर जाएंगे प्रॉप डीएनए के साथ, पर जिस जगह पे म्यूटेटेड बेस प्रेजेंट है वहां पर वो कहता है कि बाइंडिंग नहीं हो पाएगी। अब आपने क्या करना है, ये जो हाइब्रिडाइज्ड डीएनए है जिसमें एक स्टैंड प्रॉप डीएनए का है और एक स्टैंड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का है, इसकी एक पिक्चर ले लेनी है, एक इमेज ले लेनी है किसके ऊपर? फोटोग्राफिक प्लेट पे। ठीक है बेटे, ये फोटोग्राफिक प्लेट जो है इसमें निकल या कैडमियम की कोटिंग की गई होती है। तो जो आपके पास प्रॉप डीएनए आता है उसको आप इसके ऊपर ऐसे पलट देते हैं तो उसकी इमेज आ जाती है फोटोग्राफिक प्लेट पे। और उसके बाद जैसे एक मैप होता है ना, उसी तरीके से आप उस इमेज को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि सारी जगह पे डीएनए के दोनों स्टैंड्स जो हैं प्रॉप डीएनए के और कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के आपस में बेसिस उनके बाइंड हो रखे होंगे। पर जिस जगह पे म्यूटेटेड जीन होगा उस जगह पे आपको बाइंडिंग नहीं नजर आएगी, वहां पे खाली जगह नजर आ जाएगी। तो आपका पता लग जाएगा कि इस पेशेंट के डीएनए में इस पर्टिकुलर बेस के अंदर क्या है? म्यूटेशन है। तो उसकी हम क्या कर सकते हैं? लेटर ऑन जीन थेरेपी कर सकते हैं। इसका मतलब वहां म्यूटेटेड जीन प्रेजेंट है और उस जीन की जगह पे हमें क्या करना पड़ेगा? एक करेक्टिव जीन डालना पड़ेगा और इस तरह से हम पेशेंट जो है उसमें जेनेटिक डिफेक्ट्स जो है उसको रिकवर कर सकते हैं। ओके बेटे, क्लियर है? इसे हम ऑटो रेडियोग्राफी कहते हैं। तो ये सारा मेथड वही लिखा है मैंने द्वारा से। ठीक है, उसके बाद आता है एलिजा टेक्निक। क्या होती है एलिजा टेक्निक? मैंने अभी आपको बताया था कि एलिजा टेक्निक जो है वो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे बेस्ड होती है। ठीक है, तो कहता है कि कोई भी बॉडी के अंदर जब डिजीज होती है तो वो सर्टेन एंटीजन या पैथोजन करता है। ठीक है, तो जब भी आपकी बॉडी के अंदर एंटीजन एंटर करता है तो आपको बताया था कि आपकी बॉडी के लिम्फोसाइट सेल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। आपकी बॉडी में लिम्फ फ्लूइड रन कर रहा है और लिम्फ के अंदर क्या है? लिम्फ नोड्स प्रेजेंट है। ठीक है, आपको मैंने सेकेंडरी लिम्फोइड स्ट्रक्चर्स बताए थे तो उसमें मैंने लिम्फ नोड का भी नाम लिया था, अगर आपको याद हो
तो वहां पर एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होते हैं, वहां एंटीजन जब आके बाइंड कर जाते हैं तो फिर आपके कौन से सेल्स जो है उनको पता लगता है, फटाफट टी लिम्फोसाइट्स को पता लगता है और वो बी लिम्फोसाइट्स को बताते हैं, ऐसा ही है ना। तो अब वो कहता है कि एंटीजन जो है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं जब आपका इम्यून सिस्टम, तो आपकी बॉडी में बहुत सारी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स में थोड़ी सी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स में मिलियन ट्रिलियंस ऑफ एंटीबॉडीज बनती है, ठीक है। पर देखो हर एक बॉडी के अंदर एंटर होने वाला जो एंटीजन है ना वो स्पेसिफिक है, और इसीलिए उसके खिलाफ बनने वाली एंटीबॉडीज भी कैसी होती हैं, स्पेसिफिक होती है। तो यहाँ पे डॉक्टर्स जो है वो एलिजा टेक्निक से कैसे पता लगाते हैं, तो वो कहते हैं कि पर्टिकुलर एंटीजन अगर बॉडी में एंटर किया है, इसका मतलब उसके रिस्पेक्टिव एंटीबॉडीज भी फटाफट बॉडी में आ जाएंगी, ठीक है, बिकॉज इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न की बॉडी को बचाना है। तो उस केस में एंटीजन और एंटीबॉडी में बाइंडिंग हो जाएगी और अचानक से एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, यहाँ पर एंटीजन जो है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है, उनके पास एक मेडिकल हिस्ट्री है हर एक पैथोजन की, उसमें वो पता लगा लेते हैं कि अगर ये वाला एंटीजन है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी एंटीबॉडीज बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होंगी। और अगर मान लो किसी पेशेंट को एड्स की डिजीज है, ठीक है, अब एड्स वायरस एंटर किया और एड वायरस जो है उसके खिलाफ भी तो बॉडी ऐसे थोड़ी उसको हाथ जोड़ देगी, चलो जी एड्स है इसका कोई इलाज नहीं है एंड सीधे जाओ ऊपर पहुंच जाओ, ऐसे नहीं होता। बॉडी लास्ट मोमेंट तक लड़ती है उसके साथ। तो एंटीबॉडीज अचानक से एड्स पेशेंट में ना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, तो मिलियन ट्रिलियंस में नंबर हो जाता है। तो डॉक्टर जो है उसको पता लग जाता है कि सो एंड सो एंटीजन जो है वो इस डिजीज में प्रोड्यूस होता है और इसमें एंटीबॉडीज इस तरीके से बढ़ती हैं, तो फिर वो बता देता है कि ये पर्सन जो है वो एड्स का विक्टिम हो सकता है, ठीक है बेटे। तो इस तरह से हर एक पैथोजन जो है एंटीजन जो है वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है और कहता है कि हर एक स्पेसिफिक एंटीजन अपनी ही एंटीबॉडी के साथ बाइंड करता है। उसी तरीके से जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि हर एक एंजाइम अपने यूनिक सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है, उसी तरह से हर एक एंटीजन अपने यूनिक एंटीबॉडीज के साथ ही बाइंड करता है और वही इसका बेस है, उसी के बेस पे हम पता लगा लेते हैं, ठीक है, कि कौन सी डिजीज पेशेंट में हो सकती है। क्लियर है बेटे। यहाँ पे देखो उसका एपरेटस दिखाया हुआ है, ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस जो है जब बन जाते हैं तो फिर उसके अंदर एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन डाली जाती है, देखा जाता है कि बॉडी के अंदर कितने सेल्स में एंटीजन एंटी बॉडी कॉम्प्लेक्सेस बन गए हैं। तो अगर न्यूमरस सेल्स बन गए हैं इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस में तो पता लग जाता है कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम अ बिग डिजीज, ठीक है। तो इस तरह से एड्स की हेल्प, इससे हम एलिजा की हेल्प से एड्स और कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वी आर नॉट हियर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल अबाउट द एलिजा टेक्निक, बस हमने इतना याद रखना है कि वो एंटीजन और एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे बेस्ड होती है। ओके बेटे, यहाँ तक सारे बच्चे आज पढ़ लेंगे। देखो ये आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 212 के अंदर मॉलिक्यूलर डायगोनासिस जो टॉपिक है ना वो आपका कंप्लीट हो गया आज,